टेट में सिर्फ पूछा है, जेरोम ब्रूनर के बारे में सिर्फ पूछा ही है कि जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत कितने भागों में है। नहीं भाई, इनका 3 है। दूसरा इनका है प्रतिबिंबात्मक। देखिए, इसमें इन्होंने यही पूछा है, सुन लीजिए। ये प्रश्न आया, सिर्फ इतना ही आया है कि जे ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत कितने भाग में है। दूसरा का प्रतिबिंबात्मक अवस्था, तीसरा है इनका संकेतात्मक अवस्था। जबकि जीन पियाजे साहब इसको 4 भाग में बांटते हैं। क्या क्या है? देखिए, जब आप इसको कंपैरिजन पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। पहला यह कहते हैं संवेदी गामक अवस्था, यहां ये कहते हैं जन्म से 2 वर्ष। ठीक। दूसरा ये कहते हैं पूर्व या प्राक संक्रिय अवस्था, संक्रिय अवस्था। ये अवस्था ये मानते हैं 2 से 7 वर्ष। तीसरा इनका है मूर्त या चालक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। चौथा इनका है अमूर्त या औपचारिक संक्रिय अवस्था, ये मानते हैं 11 वर्ष से 15 वर्ष। जीन पियाजे साहब अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत को 4 भाग बांटते हैं, ये इसको 3 भाग बांटते हैं। ध्यान रखिएगा, समझ गए? दोनों में अंतर क्या है इसको जान लीजिए। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत विकासात्मक है, विकास पर आधारित है। किस पर है? विकास पे। और इनका क्या है? चिंतन पर आधारित है। देखिए, दोनों में फर्क क्या है? ये विकास के अनुसार बच्चे के बौद्धिक विकास को बांटते हैं। इसमें पूछ देगा आपसे प्रश्न कि बौद्धिक विकास के आधार पर किसने संज्ञानात्मक सिद्धांत को 4 भागों में बांटा है? तो क्या बताएंगे? जीन पियाजे। अगर कह दिया चिंतन के आधार पर संज्ञानात्मक सिद्धांत को किसने 3 भाग बांटा है? जेरोम ब्रूनर का नाम आएगा। जो इनकी क्रियात्मक अवस्था है वो संवेदी गामक अवस्था के अनुसार है। जैसे आपने पढ़ा था संवेदी गामक अवस्था के अनुसार इनका क्रियात्मक अवस्था है। ध्यान रखिएगा, जैसे हमने कहा था संवेदी गामक अवस्था भी लिखा देते, तो समझ लीजिए, अब लिखवा देंगे सारी चीज। संवेदी गामक अवस्था में मैंने कहा था कि बच्चा जो भी चीजों को सीखेगा इंद्रियों के द्वारा सीखेगा, यानी जो उसकी इंद्रियों का अनुभव होगा उसके अनुसार बच्चा सीखेगा। जैसे जिस इंद्री का प्रयोग होगा, जिसके इंद्रियों के द्वारा उससे अनुभव जो चीज होगी, उस बच्चा उसके बारे में अनुभव करेगा। जैसे उदाहरण मैंने कहा कि मान लो दीपक जल रहा था, 2 वर्ष की अवस्था में बच्चा है, बार बार दीपक छूना चाहता है और आप उसको रोकते हैं, लेकिन कभी उसने दीपक को छू लिया और जल गया तो दोबारा उस दीपक को नहीं छुएगा। क्यों? यह उसका स्वयं का अनुभव है।
स्वयं का अनुभव है। अब उसे अनुभव हो गया कि ये जो है जलने वाली वस्तु है, ठीक है। मान ले कोई लाल मिर्च को देखता, बार बार बच्चा उसे पकड़कर मुंह में डालना चाहता है और आप बार बार उसको हटाते हैं, समझ गए बात। लेकिन एक बार बच्चे ने लाल मिर्च को मुंह में डाल लिया तो तीखा लगेगा, दोबारा उसको नहीं छुएगा। यहां क्या, उसकी इंद्रियों ने उसे सीखना सिखाया। यहां भी क्या होता है, इंद्रियों के द्वारा ही बच्चा सीखता है। अब देखिए प्रश्न क्या करेगा कि जेरोम ब्रूनर का जो सिद्धांत है क्रियात्मक अवस्था, यह जीन पियाजे की किस अवस्था से मिलती जुलती अवस्था है। मैंने इसलिए कंपैरिजन लिखा है आपको। अगर आप इसको समझ जाएंगे आपको बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। दूसरी अवस्था ये मानते हैं पूर्व या प्राक संक्रिया अवस्था, समझ गए, ये आप इसको मानते हैं। ये प्रतिबिंबात्मक अवस्था से मिलती जुलती अवस्था है, समझ गए। इसमें दो बातें हमने कहा था, इसको दो भाग में बांट दिया गया था। कौन कौन दो भाग हैं? एक हमने कहा था संप्रत्यय काल और दूसरा हमने कहा था अंतः प्रज्ञा काल। और इसमें दो शब्द का हमने प्रयोग किया था, एक का आत्मसातीकरण और दूसरा हमने सब बोला था समाविष्टीकरण। दोनों में अंतर क्या है मैडम? हाँ, आत्मसातीकरण का मतलब होता है हूबहू उसको स्वीकार कर लेना। और समाविष्टीकरण में क्या होता है, उसमें क्या होगा, उसमें अंतर करना। जैसे हमने कहा था कि संप्रत्यय काल में क्या होता है, बच्चा जो चीज को देखेगा उसको हूबहू वही बोलेगा। जैसे हमने कहा बच्चे को कुत्ता दिखाते हैं और कहे डॉग है, कुत्ता है। अब कुत्ते का विचार या प्रत्यय उसके दिमाग में विकसित हो जाएगा कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं, 2 कान होता है, 2 आंख होती है, 1 पूंछ होती। यह प्रत्यय यानी विचार उसने अपने मस्तिष्क में विकसित कर लिया, समझिए पूरी बात। मान लो उसी समय बकरी आ गई और आपने कहा ये क्या है, तो कुत्ता ही वो बोलेगा। क्यों? पहले से वो जो है उसका जो प्रतिबिंब है, चित्र है, उसके मस्तिष्क ने आत्मसात कर लिया है, ग्रहण कर लिया है। ध्यान रखिएगा, जब आप कहेंगे कि नहीं ये कुत्ता नहीं बकरी है, तो बड़े ध्यान से उसको देखेगा। देखेगा क्या कि अभी तक 4 पैर वाला तो कुत्ता था, ये बकरी कैसे हो गया। तो देखेगा उस दोनों के आकार में, दोनों के व्यवहार में जरूर अंतर होगा। कुत्ते की आवाज अलग होगी, बकरी की आवाज अलग होगी। कुत्ते और बकरी में कुछ चीजें फर्क होगा। जो फर्क कर पाएगा वही समाविष्टीकरण होगा। यानी अंतर करना क्या है, समाविष्टीकरण है। तो यहां प्रतिबिंबात्मक अवस्था में क्या होगा, यह पूर्व प्राक संक्रिया अवस्था से मिलती जुलती अवस्था है, ध्यान रखिएगा। तीसरा है इनकी अवस्था संकेतात्मक अवस्था। ये इनके मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के अवस्था संबंधित है। मूर्त में क्या लिखा आपने कि बच्चा किसी वस्तु या घटना को देखता है तो क्या करता है, तार्किक चिंतन करने लगता है। क्या करता है? मूर्त रूप से तार्किक चिंतन करने लगता है, यानी मूर्त अवस्था में ऐसा होता है। और अमूर्त अवस्था में किसी घटना या वस्तु का जो पहले से उसके साथ घट चुकी है या उसको देख चुका है, उनमें अमूर्त चिंतन भी विकसित हो जाता है। यानी दोनों चिंतन इनके संकेतात्मक अवस्था से मिलती जुलती अवस्था है। दोनों में फर्क क्या है, ये विकास के अनुसार बच्चे के बौद्धिक विकास को मानते हैं। ये चिंतन के अनुसार जैसे जैसे चिंतन बढ़ेगा, बच्चे के अधिगम को ये जो है चिंतन के आधार पर मानते हैं। दोनों में फर्क यही है। अब देखिए यूपी टेट में ये प्रश्न सब नहीं करेगा, ये सी टेट का प्रश्न बता रहे हैं आपको। यूपी टेट में इतने करेगा, किसने संज्ञानात्मक चिंतन के आधार पर बौद्धिक विकास को बांटा है। तब आप बताइएगा क्या, जेरोम ब्रूनर, याद रखिएगा। किसने विकास के आधार पर बौद्धिक विकास को माना है, तो जीन पियाजे हो जाएंगे। ध्यान रखिए दोनों में अंतर है। अब कह देगा कि जेरोम ब्रूनर के अनुसार
संज्ञानात्मक चिंतन कितने प्रकार से होता है? 3। कौन कौन हो जाएगा? सबसे पहले है क्रियात्मक अवस्था, फिर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंबात्मक अवस्था, फिर क्या हो जाएगा? संकेतात्मक अवस्था। यही प्रश्न पूछा है, यही जो आप पढ़ रहे हैं यही प्रश्न पूछा। इसमें कोई कठिनाई नहीं, सिर्फ नाम में अंतर है और कुछ है नहीं। हाँ, एक बार दो बार पाला पड़ेगा आपका, आप स्वयं याद कर लेंगे। अभी तक नहीं कुछ जानते थे, ठीक है, तमाम चीजें जाने। मनुष्य प्रयास करेगा तो कोई भी चीज को सीख जाएगा। इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं कि हमको नहीं आता, आपको तमाम चीज जानने का अवसर मिलेगा। चलिए, ठीक समझ में आ गई बात? इसलिए मैंने दोनों बना दिया आपको, इसलिए सिखाने के लिए तो आप दोनों बना दिया, ठीक है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलिए लिखिए, जेरोम ब्रूनर, ये डाल दिए हैं? हाँ, बना लीजिए। इसको लिख लिया तो हम समझाते चले, आपको लिखाते भी चले। लिख दिया, जेरोम ब्रूनर पहले बना लीजिए, उनका रहने दियो तो हम समझाने के लिए इसको बना दिए थे। ये क्या बना रही मैडम? एज वही है जो इनका एज बांटे, वही एज है उन्हीं के अनुसार। हाँ, तो ऐसा एज बना, इनका कोई एज नहीं है, इनका कोई एज नहीं है, नहीं एज पूछेगा आपसे, इसे घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, देखिए, जेरोम ब्रूनर अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इनका मानना है, को महत्व दिया है, इनका मानना या इनका मत है, चिंतन आयु के अनुसार बदलती रहती है। आयु के अनुसार बदलती रहती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, जैसे जैसे आयु बढ़ती है, चिंतन में भी परिपक्वता आती जाती है। चिंतन में भी परिपक्वता आती जाती है। समझ गए पूरी बात? जैसे जैसे हमारी भी, हम लोग भी आयु बढ़ती है, जैसे किसी बच्चे की जब आयु बढ़ती है तो उसमें क्या होता है? परिपक्वता भी बढ़ती है, सोच में भी बदलाव आता है। समझ गए बात? जैसे देखते हैं किशोरावस्था तक बच्चा बड़ा तनाव में रहता है, ऐसे कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन होता है एटलीस्ट, उसके अनुसार कोई चीज नहीं होता। मनुष्य धीरे धीरे भाग्य की तरफ बढ़ जाता है। जैसे आप लोग जितना अपने जीवन में सोचे होंगे, क्या उतना कर लिए हैं? क्यों मैडम? नहीं कर पाई ना? न कर पाएंगी? नहीं बता रहे हैं, नहीं कर पाएंगी। सोचता मनुष्य बहुत ज्यादा है, अब कर पाता है या नहीं कर पाता, हमारे अब की बस की बात नहीं है। अरे कुछ नहीं टीटी में भाई साहब, आप सिर्फ सुनते रहिएगा, टीटी पास कर जाएंगे, मेरा विश्वास है। टीटी में कोई दम नहीं है, और जिस दिन पास कर जाएंगे उस दिन आप लोगों से कहेंगे कि भैया झूठे हम परेशान थे, इसमें कुछ नहीं है। भाई जो जो चीजें आप कर चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं, अभी किसी पूछे भैया प्राइमरी नौकरी कैसे की जाती है, आप पास हमसे ज्यादा अनुभव है ना? क्यों भाई? आपको मुझसे ज्यादा इस नौकरी का अनुभव है, मैं जरूर पढ़ा रहा हूं, लेकिन शायद आपकी व्यवस्था में मुझे अनुभव नहीं उतना है। समझे बात? आप जितना बढ़िया अनुभव आपके पास, मेरे पास अनुभव नहीं है। जब कोई व्यक्ति उस व्यवस्था में जाएगा तब उसको अनुभव होगा। समझ गए बात? कहना अलग चीज होती है, जैसे हम भी कह रहे हैं नहीं डरना चाहिए, लेकिन मुझे भी देना होता परीक्षा तो मैं भी डरता जरूर।
क्योंकि जीवन में फेल और पास दो चीज होती है, ध्यान रखिएगा। पास व्यक्ति होता है तो उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस आता है, सीधी सी बात आप जानिए। अब फेल होता है, क्या होता है, अपने ऊपर ही विश्वास कम होता जाता है, सीधी सी बात आप जानिए। हाँ, इसलिए सफल व्यक्तियों का एक चीज देखा होगा, जो सफल व्यक्ति होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, ध्यान रखिएगा। और कॉन्फिडेंस बड़ी चीज होती है, ध्यान रखिएगा। किसी भी चीज को पाने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है। अभी देखोगे परीक्षा में कुछ लोग इसमें ऐसे बैठे हैं जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा अच्छा है, वो अगर तुक्का मार देंगे सही हो जाएगा। कुछ लोग इसमें बैठे हैं ऐसे लोग हैं जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा खराब है, अगर ए को विकल्प माने हो सकता है कुछ देर बाद बी पहुंच जाए, कुछ देर बाद सी पहुंच जाए, कुछ देर बाद डी पहुंच जाए। और कुछ लोग एक बार ए मार दिया तो मार दिया। हाँ, कुछ लोग आंसर बदलते रहते हैं। परीक्षा आप रोज दे रहे हैं ना, इसमें टेस्ट आप देखते होंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो एक बार मार दिया ए पे, मार दिया, भले तुक्का मारा है। पहली अवस्था लिखे क्रियात्मक अवस्था। हाँ लिखिए क्रियात्मक अवस्था। देखिए संज्ञानात्मक विकास की जेरोम ब्रूनर के अनुसार पहली अवस्था है विकास में, जेरोम ब्रूनर के अनुसार यह पहली अवस्था है। पहली अवस्था है जो क्रियात्मक अवस्था पर आधारित है, क्रिया अवस्था पर आधारित, लिखिए क्रिया पर आधारित है। क्रिया पर आधारित या लिखिए करके सीखने पर आधारित है। मान लो क्रिया न समझ में आवे, लिखिए करके सीखने पर आधारित है। एक शब्द आता है कभी कभी क्रियाशीलता। क्रियाशीलता का मतलब होता है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। जब हम कोई कार्य को करते हैं तो करने के बाद हमें अनुभव होता है, ध्यान रखिएगा। अनुभव बड़ी चीज होती है, ध्यान रखिएगा। जैसे अभी आप परीक्षा दे लें, पास कर लें, आपके पास एक अनुभव हो जाएगा। आप किसी को पास कराना चाहेंगे, बहुत आराम से पास करा देंगे। क्यों? आपको यह पता हो जाएगा कि क्या क्या आता है टेट में, बहुत आसानी से आप सहयोग कर देंगे। आप इसीलिए देखिए, एक चीज आपने देखा होगा, एक चेन बन जाती है। जिस घर में बच्चे निकलते हैं आईएएस की परीक्षा, पीसीएस परीक्षा, इंजीनियरिंग परीक्षा, मेडिकल की परीक्षा, देखते होंगे लाइन लग जाती है। उनके घर में आईएएस से आईएएस हो गए। ये गांव गए होंगे, अगर सुना होगा, जौनपुर में माधोपट्टी है, उस गांव में 32 आईएएस हैं। पीसीएस और दरोगा की एकदम लाइन है, क्योंकि उनको नहीं लगता आईएएस बहुत बड़ी परीक्षा है, क्योंकि वहां पर उस गांव में लोग साबित कर चुके आईएएस परीक्षा में कोई दम नहीं है। भाई सब जाएंगे, 32 आईएएस हैं। आपके उत्तर प्रदेश के उस गांव के 2 लोग मुख्य सचिव रह चुके हैं, जो राज्य का सबसे बड़ा पद होता है। उस गांव के 2 लोग मुख्य सचिव रह चुके हैं। कारण क्या होता है, जब एक परीक्षा कोई पास करता है तो अगले व्यक्ति के लिए वो मोटिवेशन का काम करता है, प्रेरणा का काम करता है। और एक व्यक्ति फेल होता है तो कई लोगों को डिमोरलाइज करता है। समझिए बात। इसलिए हमने कहा आपके लिए कठिन होगा, लेकिन आप जिसको चाहेंगे आप बहुत आसानी से पास करा देंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला चीज लिखिए। लिखिए इस अवस्था में बच्चे, हाँ लिखिएगा, इस अवस्था में बच्चे किसी क्रिया को करके अनुभव को प्राप्त करते हैं, को करके अनुभव को प्राप्त करते हैं।
जिसमें ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां दोनों सक्रिय होती हैं, और कर्म इंद्रियां दोनों सक्रिय होती हैं, और कर्म इंद्रियां दोनों सक्रिय होती हैं। समझ गई ना? जैसे हमारे पास ज्ञानेंद्रियां 5 हैं। कौन कौन है? आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। और यही हमारी कर्म इंद्रियां भी हैं। जब इनसे कोई हम कार्य करते हैं बच्चे, तो तमाम चीजों को सीखते हैं। समझे बात? जैसे मान लिया आप बच्चे को आवाज सुना रहे हैं, कोयल की आवाज सुनाया और कहा ये कोयल बोल रही है। अब कोयल की आवाज से बच्चा परिचित हो गया। अब वो घर में भी बैठा बच्चा है, अगर बाहर पेड़ पर कोयल बोल रही है, कोयल की आवाज को सुनकर वो तुरंत, क्यों, पहले से वो अनुभव हो गया है कोयल की आवाज ऐसे होती है, घर में बोले बैठा है बच्चा, बोलेगा कि मम्मी कोयल बोल रही है। कैसे भाई? बिना देखे बोल रहा। ऐसे कौवे की आवाज से बच्चा परिचित हो गया। अगर कौवे का आवाज सुना है और देखा है, वो घर में बैठा बिना देखे वो बोलेगा बच्चा कि बाहर जो है कौवा बोल रहा है। समझे बात? क्यों? क्योंकि कौवा और कोयल की आवाज में बच्चा धीरे धीरे भिन्नता करना सीख जाता है। और कौन भिन्नता करेगा? आपकी श्रवण संवेदना, जो सुनने की संवेदना है, ये क्या करेगी? बच्चे के अंदर ये डिफरेंस करने या अंतर करने को सिखा देगी कि कौन सी आवाज कोयल की है, कौन सी आवाज कौवे की है। आप देखते हैं कौवा आ जाता है, आप क्या बोलता, आप तुरंत भगाते हैं, लेकिन कोयल की आवाज आप सुनना पसंद करते हैं। क्यों? है बोलिए। हाँ, अब कौवा का आवाज बड़ी कर्कश होती है, वो कांव कांव करता है, हैं? तो दोनों में अंतर यही है। चलिए, तो ये बात समझ गया। लिखिएगा अच्छी। जैसे साइकिल चलाने के अभ्यास से तथा लिखने के अभ्यास से क्रियाशीलता विकसित होती है। के अभ्यास से क्रियाशीलता विकसित होती है। और चिंतन स्तर भी धीरे धीरे विकसित होता है। देखिए, यह अवस्था जीन पियाजे के संवेदी गामक अवस्था से मिलती है। यह अवस्था जीन पियाजे के संवेदी गामक अवस्था से मिलती अवस्था है। अवस्था से मिलती अवस्था है। अभी तो और से बताए, देखिए ये इससे मिल रही है, ये इससे मिल रही है, ये अवस्था दोनों से मिल रही है। इसीलिए मैंने बना के इसको दिखाया आपको। लेकिन आपसे यूपी टेट अगर सिर्फ दे रहे हैं तो आप इतने याद करिएगा, इतने बस। हाँ, और ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। और परीक्षा मान ले सी टेट देना चाहते हैं, तब आप तमाम बवाल पालिएगा। जितना काम की बात है उतने पढ़िएगा। चलिए दूसरा लिखे, प्रतिबिंबात्मक अवस्था। प्रतिबिंबात्मक अवस्था लिखे, बादल का बिजली का चमकना
लिखिएगा बिजली का चमकना, बादल नहीं, बिजली का चमकना, बादल का गरजना, शोर होना, बादल का गरजना, बिजली का चमकना, शोर होना। देखिए प्रतिबिंबात्मक अवस्था को दर्शाता है। जिसमें बच्चे अपने पूर्व के अनुभवों को नए ज्ञान को प्राप्त करने में चिंतन के द्वारा जोड़ते हैं, करने में चिंतन के द्वारा जोड़ते हैं। जीन पियाजे के आत्मसातीकरण, जीन पियाजे के आत्मसातीकरण शब्द आएगा आत्मसातीकरण, और समाविष्टीकरण दोनों तथ्य इस अवस्था में शामिल हैं। दोनों तथ्य इस अवस्था में शामिल हैं। देखिए शब्द आएगा आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण का मतलब होता है हूबहू बहु उसको स्वीकार कर लेना। समाविष्टीकरण का मतलब होता है पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़कर उसको अलग करना, अंतर करना। समझ गया बात? ये शब्द आएंगे। आत्मसातीकरण मतलब होता है जैसा है वैसा उसको स्वीकार कर ले, आत्मसात करना, ग्रहण कर लेना। समाविष्टीकरण का मतलब होता है उसमें अंतर ढूंढना। हाँ एक चीज लिखेगा, जेरोम ब्रूनर का यह अवस्था, हाँ जीन पियाजे के की यह अवस्था जीन पियाजे के पूर्व या प्राक संक्रिय अवस्था से मिलती है। की यह अवस्था जीन पियाजे के पूर्व या प्राक संक्रिय अवस्था से मिलती है। के पूर्व या प्राक संक्रिय अवस्था से मिलती अवस्था है। ये लिखा हुआ देखिए आपके सामने ही है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला लिखेगा संकेतात्मक अवस्था। लिखिए इस अवस्था में बच्चों का चिंतन, हाँ लिखिए इस अवस्था में बच्चों का चिंतन उच्च हो जाता है। आगे है जी, उच्च हो जाता है जिससे वे संकेत और प्रतीक, जिससे वे संकेतों और प्रतीकों, हाँ वे संकेत और प्रतीक को देखकर ही संकेत और प्रतीक को देखकर ही
वो चिंतन के द्वारा समझ जाते हैं, वे चिंतन के द्वारा समझ जाते हैं। जैसे ट्रैफिक रूल में रेड सिग्नल होने पर, ट्रैफिक रूल में रेड सिग्नल होने पर रुकना होता है। हरा सिग्नल होने पर चलना होता है। अब क्या है भाई, जैसे रेड हो गया तो अब बच्चा जब बड़ा हो जाता है, रेड का मतलब जान जाता है कि रेड हो गया तो हमें आगे बढ़ना है, ऐसा ही रुकना है। अगर हरा हो गया तो चलना है। भाई यहां क्या है, बच्चा जान गया कि भैया रेड होने पर क्या होता है, आपको खड़ा हो जाना है। हरा होने पर जैसे जेब्रा क्रॉसिंग बनी है, बच्चा जान जाता है कि चौराहा होगा। जैसे मान ले ये प्रतीक चिन्ह बना हुआ है, मान ले पोत दिया गया, ये प्रतीक चिन्ह किसका प्रतीक है, जैसे बना दिया ऐसे, जैसे प्रतीकों का प्रयोग करते हैं ऐसे बना दिया। अब होता क्या है, परिवार नियोजन चिन्ह बना देते हैं। तमाम चिन्हों का या प्रतीकों का प्रयोग करके संकेतात्मक अवस्था में बच्चे सीख जाते हैं। कैसे होता है देखिए, जैसे जैसे आप लोग पढ़ाते हैं, आप लोग बच्चों को बता देते हैं मान लो बाथरूम करना है तो आपको क्या सिग्नल देना है। कभी बच्चों को देखते हैं वो उंगली उठा दिया, अब जाओ जी, 2 उंगली उठा दिया, आप समझ गए क्या करना चाहता। तो कभी कभी प्रतीकों का भी प्रयोग करते हैं। तो यही बात कहते हैं कि बच्चे जो जो बहुत चिंतन स्तर बढ़ता है, प्रतीकों का प्रयोग करना वो सीख जाते हैं। और एक संकेत होता है चिंतन का कि उसको वो समझ जाते हैं। जैसे कभी आप देखिए बच्चा बड़ा हो जाता है, आपकी भाव भंगिमा को देखकर अगर आप गुस्से में हैं, समझ जाता है मम्मी जो है बड़े गुस्से में है, तुरंत समझ जाता है। जो जो आयु बढ़ती है, तो ये कहते हैं संकेतों के द्वारा चिंतन का विकास होता है। हाँ, अब नीचे लिखेगा, ये तीनों तो हो गया। लेकिन ब्रूनर ने हाँ अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत में, संज्ञानात्मक सिद्धांत में निम्न चिंतन से उच्च चिंतन की तरफ निम्न चिंतन से उच्च चिंतन की तरफ बढ़ते क्रम में दिखाया है। बच्चे के भाषा का विकास, भाषा का विकास, बच्चे की सोच, सोच 16 वर्ष की आयु तक ये विकसित मानते हैं, विकसित मानते हैं। 16 वर्ष की आयु तक विकास मानते हैं। हाँ, मतलब विकसित हो जाती है, इनका कहना है। ये कहते हैं 16 वर्ष की आयु तक बच्चे की सोच एक विकसित हो जाती है। बच्चों में भाषा या शब्द विकसित हो जाते हैं। इसी को कहते हैं अब्रिवेशन, शब्दकोश का विकास मानते हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण, इसके बाद ये तो बहुत छोटा था, एक आएगा नैतिक विकास। आज को समझ लिए, कल लिखवाएंगे, पढ़ाएंगे भी। आज लिखना नहीं है, इसको बाद आप समझ लीजिए।
नैतिक विकास दिया किसने? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। आपने पढ़ा था विकास के पक्ष, पढ़ा था ना? विकास के पक्ष में सबसे उच्च पक्ष क्या है? कौन है? और सबसे निम्न पक्ष शारीरिक। कितने पक्ष होते हैं? 5। तो ये कहते हैं नैतिक विकास बच्चों में कैसे होता है। तीनों ने कहा बच्चों में नैतिक विकास नैतिक तर्कना के द्वारा होगा। तर्कना का मतलब क्या होता है? हैं? क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, ये तर्क के द्वारा ही बच्चों में विकास होगा। इसीलिए प्रश्न करेगा। और ये कहते हैं कि नैतिक मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। तर्क मतलब तर्क। ये कहते हैं नैतिक मुद्दों पर चर्चा करके ही बच्चों में नैतिक विकास किया जा सकता है। नैतिक मुद्दा क्या है? जैसे समाज में तमाम चीजें हैं। जैसे हमारे यहां, हमारे समाज में प्रेम विवाह नैतिक या अनैतिक है? आप बोलिए, बोलिए, नैतिक या अनैतिक है? लव मैरिज जो आप सुनते हैं, ये नैतिक या अनैतिक है? सुनिए, पहले आप सुनिए, नैतिक या अनैतिक मैं पूछ रहा हूं। देखिए, अब यही सुन लीजिए। अगर आप देखेंगे जो इलिट वर्ग है, धनी व्यक्ति है, धनी वर्ग हमारे यहां है, जो हाई सोसाइटी है, उनके यहां अनैतिक नहीं है, नैतिक है। ध्यान रखिएगा। पश्चिमी देशों में जाएंगे, जितने विकसित कंट्री हैं, वहां प्रेम विवाह क्या है? नैतिक है। लेकिन हमारे यहां जो मिडिल फैमिली है, मध्यम वर्गीय है, वहां प्रेम विवाह क्या है? हम लोग अनैतिक मानते हैं। ध्यान रखिएगा। दूसरे लोग कहते हैं ठीक है, बहुत अच्छा काम किया, प्रेम विवाह कर लिया। लेकिन हमारे समाज में जब हमारे ऊपर कोई ऐसी बात आती है, तो हमारे यहां प्रेम विवाह को लोग अनैतिक मान लेते हैं। ये कहते हैं क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, और चर्चा करके ही तर्क का प्रयोग किया जाए, तभी बच्चों में नैतिक विकास संभव है। और इन्होंने नैतिक विकास के 3 चरण बताए हैं। 3 चरण क्या है? पहला ये चरण बताते हैं पूर्व परंपरागत स्तर। लिखिएगा मत, हम बात करेंगे, पहले आप समझ लीजिए। पहला इनकी अवस्था है पूर्व परंपरागत स्तर। दूसरा ये कहते हैं परंपरागत स्तर। तीसरा कहते हैं ये पश्चिम या उत्तर परंपरागत स्तर। स्तर। अब पूछेगा कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को कितने भाग में बांटा है, और इसमें 7 स्तर हैं। यही सबसे कठिन है। जब आप सीटेट देंगे, यहां से प्रश्न आएगा। पहले स्तर में कहते हैं आत्म केंद्रित निर्णय। देखिए, बाल मनोविज्ञान का 3 ही चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण ही है। एक जीन पियाजे, दूसरा वाइगोस्की, और तीसरा लॉरेंस कोहलबर्ग। और तो पढ़ते तो तीनों, लेकिन आप देखेंगे सीटेट से 8 से 10 क्वेश्चन यही आते हैं।